बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान को एक बार फिर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसी टॉपिक के ऊपर दो वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो के अंदर हमने रेड क्लिफ अवार्ड को डिस्कस किया था और दूसरी वीडियो के अंदर हमने ये जो बाकी जो इनिशियल प्रॉब्लम्स है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ थी और डिवीज़न ऑफ एसेट्स था और कैनाल वाटर डिस्प्यूट, इनको हमने डिस्कस किया था। और आज इस तीसरी वीडियो के अंदर जो इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान पे हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स के इंडिया के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थी यानी जो रियासतें थी, जो आज़ाद रियासतें थी, उन की का क्या इशू था जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए, तो उनका क्या प्रॉब्लम था और उनका क्या मसला था। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो जब ब्रिटिश जो थे वो इंडिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे, तो उस वक्त कुछ आज़ाद रियासतें थीं, कुछ आज़ाद स्टेट्स थीं, जिनके ऊपर वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, किसी जगह पर कोई राजा था, किसी जगह पर कोई निज़ाम के नाम से, मतलब उनके अलग अलग जो थे वो टाइटल्स के नाम से वहाँ पर लोकल रूलर्स जो थे वो हुक्मरानी करते थे। और वो फिर कोई फिक्स्ड कीमत या फिर कुछ इस तरह से जो है कुछ पैसे या फिर किसी तरह से कोई मुआवजा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अदा करते थे। इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं, जब ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे इंडिया पे 1947 इंडिपेंडेंस से पहले, तो तकरीबन 580 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया के अंदर। ये जो स्काई ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये सारी प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया के अंदर। और ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं ये जो था ये डायरेक्ट रूल के अंदर था जो है ब्रिटिश के। और बाकी ये जो आप ये स्काई ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया के अंदर। तो उन 580 प्रिंसली स्टेट्स का ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान के अलहदा होने का जो है वो फ़ैसला हुआ कि इनकी पार्टीशन होगी, तो उसके बाद इन प्रिंसली स्टेट्स को ये चॉइस दी गई कि आप इंडिया या पाकिस्तान इनमें से किसी एक को ज्वाइन कर लें। और तो बाकी सब ने तकरीबन फ़ैसला कर लिया था कि उन्होंने किसको ज्वाइन करना है और किसको नहीं ज्वाइन करना है। और लेकिन जो उसके अलावा जो स्टेट्स रहती थीं उनमें जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स थी जिनके ऊपर ये मसला हुआ और ये प्रॉब्लम हुआ पार्टीशन के बाद, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट थी वो थी कश्मीर। और कश्मीर का मसला आज भी चल रहा है, आपको पता होगा। जूनागढ़ एक स्टेट थी, हैदराबाद दक्कन यानी हैदराबाद की जो स्टेट थी जो इस जगह पर ये वाक़ थी, इस जगह पर ये। तो ये जो तीन स्टेट्स थी इन ये बड़ी स्टेट्स थी, तो इनका जो है वो कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया 1947 में पार्टीशन के बाद, क्योंकि इन्होंने लेटली डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड नहीं किया पार्टीशन से पहले। बाकी जो स्टेट्स थे उन्होंने तकरीबन डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने किसके साथ जाना है। जिस तरह हमारे पास अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास एक सिंध के अंदर खैरपुर मीर से एक स्टेट थी। और उसके अलावा पंजाब की बात करें तो बहावलपुर एक स्टेट था। और उसके अलावा चित्राल, अगर हम बात करें नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो चित्राल एक स्टेट था। तो और भी स्टेट्स थे लेकिन ये जो थे ये कुछ ख़ास नाम हैं। तो ये जो तीन स्टेट्स थे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इसके साथ भी कुछ दूसरे भी थे लेकिन वो छोटे थे। ये जो तीन स्टेट्स थे ये बड़े स्टेट्स थे और इन्होंने पार्टीशन तक फ़ैसला नहीं किया था कि इन्होंने किसके साथ जाना है। तो आज हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ मसला क्या हुआ और ये कश्मीर का इशू आज तक क्यों चल रहा है और बाकी जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ भी क्या इशू था। तो सबसे पहले हम कश्मीर का इशू जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर का मसला क्या था। कश्मीर पहले तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ इंडिया और पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न, ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं ये कश्मीर है। और ये जो कश्मीर की जो स्टेट थी उस वक्त उसका रूलर था महाराजा हरी सिंह। हरी सिंह उसके ऊपर रूल करता था। और इस स्टेट का रूलर हिंदू था लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी ज़्यादातर जो आबादी थी वो मुसलमानों की थी। और तो मसला तब हुआ जब
रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस हुआ, आपको याद होगा अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो, तो रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर क्या हुआ कि इंडिया की जो शुरू से ख्वाहिश थी, या फिर कांग्रेस की जो शुरू से ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान भले बन जाए लेकिन पाकिस्तान चल नहीं पाएगा, तो इस वजह से ही शुरू शुरू से उनके इरादे इस तरह के थे कि पाकिस्तान वैसे भी चल नहीं पाएगा, और उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि पाकिस्तान जो है वो चल ना सके और इंडिया और पाकिस्तान वापस एक मर्तबा दोबारा जिस तरह पुराना इंडिया था उस तरह बन जाए। तो रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर भी आपको याद होगा कि गुरदासपुर का एरिया जो है यहाँ पर जो वाक़ है वो इंडिया को दिया गया, क्योंकि इंडिया के पास दूसरा कोई ज़मीनी रास्ता नहीं था कश्मीर की तरफ जाने के लिए। उसकी वजह ये थी कि वो कश्मीर पर शुरू से ही उनकी जो है वो कब्ज़ा करना चाह रहे थे, लेकिन ये इंडियन डिज़ाइंस शुरू से ही थे, उनकी नीयत शुरू से यही थी कि जो है वो कश्मीर को हमने ऑक्यूपाई करना है। तो एक तो ये वजह थी, इसी वजह से रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर भी गुरदासपुर जो है वो इंडिया को दिया गया। और दूसरी बात ये कि जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए आफ्टर 14 और 15 अगस्त 1947, तो इंडिया ने यहाँ पर ये जो रूट्स थे यहाँ पर बहुत जल्दी जो है वो रोड्स बनाना शुरू कर दिए ताकि उनको एक्सेस मिल जाए कश्मीर की तरफ। यहाँ पर जो कश्मीर के साथ साथ जो सिख रियासतें थी जो इंडिया को ज्वाइन कर चुकी थी, उन्होंने भी जो है वो कश्मीरी जो रियासत थी उसका जो महाराजा था उसके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया कि आप इंडिया को ज्वाइन करें। तो ये शुरू से ही इंडियन डिज़ाइंस इस तरह थे कि कश्मीर के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया जाए। तो उन्होंने शुरू से ही मुसलमान जो वहाँ पर थे, महाराजा ने उनको तंग करना शुरू कर दिया और तकरीबन 50 लाख मुसलमानों को कश्मीर से बाहर निकाला गया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि महाराजा के ऊपर प्रेशर था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा थी, लेकिन महाराजा जो है वो इंडिया के प्रेशर के अंदर आके उसने कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए कि मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको किस तरह कम किया जाए। तो मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया और मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कश्मीर से बाहर फोर्सफुली निकालना शुरू कर दिया ताकि कश्मीर में जो है मुस्लिम पॉपुलेशन कम हो जाए। उसके अलावा क्या हुआ, कश्मीर में एक लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। ये जो इस तरह के जो स्टेप्स लिए गए, इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर था, महाराजा भी इस तरह के काम करने लगा, तो कश्मीर के अंदर एक लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। लेकिन उस लिबरेशन मूवमेंट जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रही थी। उनके पास जो वेपन्स थे जिनसे वो जंग लड़ रहे थे, और मतलब जो कुछ भी था उनके पास, वो जो स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि महाराजा और इंडिया का उनके ऊपर जो है वो प्रेशर आ गया, उन्होंने सख्तियां शुरू कर दी, मुस्लिम्स माइग्रेशन करने शुरू हो गए कश्मीर से बाहर। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो NWFP के ट्राइबल एरियाज़, कबायली इलाके जिनको हम कहते हैं, जहाँ पर फाटा जिसे कहा जाता था पहले, आजकल वो KP का हिस्सा बन गया है। तो वो जो फाटा के जो पठान ट्राइबल एरियाज़ थे, कबायली लोग थे, उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि ये जो कश्मीरी हैं ये मुसलमान हैं और हम इनके साथ मिल के हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। तो फिर कश्मीरी जो कबायली लोग थे, कबायली पठान थे जो फाटा से, जैसे NWFP KP को पहले कहा जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो मतलब जो फाटा के जो कबायली इलाके के जो लोग थे, वो जो है वो कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए चल पड़े। और जैसे महाराजा को ये पता चला कि कबायली लोग भी कश्मीर में आ रहे हैं, तो उसे उसे लगा कि ये मुझे जान से मार देंगे, तो फिर वो दिल्ली भाग गया। दिल्ली उस वक्त कैपिटल था इंडिया का, आज भी है। तो महाराजा दिल्ली चला गया और वहाँ पर उसने जो है उसको फोर्स पहले से ही किया जा रहा था कि वो एक्सेशन जो है कश्मीर का वो इंडिया को दे दे, और वहाँ पर जाके जो फोर्स किया गया उसे और ज़्यादा, और उसने जो है कश्मीर का जो है वो एक्सेशन जो है वो इंडिया को दे दिया। उसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इलीगली वहाँ पर जो ट्राइबल लोग थे, वहाँ पर आर्मी आ गई इंडिया की और उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई कर दिया कश्मीर को। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के, उनको कहा कि वो एक ब्रिटिश अंग्रेज़ थे कमांडर इन चीफ। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उस वक्त हमारे पास ऐसे काबिल ऑफिसर्स नहीं थे जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इदारों को चला सकें। तो हमारा जो आर्मी चीफ था वो अंग्रेज़ था, तो उन्होंने उसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको कहा कि आप
कायद अज़म मोहम्मद जिन्ना ऑर्डर्ड कमांडर इन चीफ टू सेंड आर्मी टू कश्मीर, लेकिन जो कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, उन्होंने मना कर दिया कि मैं फ़ौज नहीं भेजूँगा। तो उन्होंने जब मना कर दिया तो इंडियन जो आर्मी थी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया कश्मीर को। बाद में जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने कहा आर्मी भेजने के लिए राज़ी हो गए, लेकिन वो बहुत देर हो गई थी क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर चुकी थी। और फिर जब पाकिस्तानी फ़ौज गई वहाँ पर और फिर ये कुछ कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और टसल शुरू हुई और जंग थोड़ी बहुत शुरू हुई। कन्वेंशनल वॉर जिसे हम कहते हैं, हथियारों से लड़ी जा रही थी, टैंकों से लड़ी जाती है। बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह उसमें नहीं हो रहे थे, लेकिन हथियारों और टैंकों से जो वॉर लड़ी जाती है वो वॉर स्टार्ट हो गई 1948 में। तो उस वॉर जब ये वॉर स्टार्ट हो गई तो इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन, आपको पता होगा अक़वाम मुत्तहिदा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो तमाम ममालिक, उस अक़वाम मुत्तहिदा का काम ये है कि दुनिया के अंदर अमन कायम करना, और जो ममालिक के बीच में मसले होते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में मसले होते हैं उनको ये यूनाइटेड नेशंस जो है वो हल करने की कोशिश करती है। और इसका मकसद यही है यूनाइटेड नेशंस का कि दुनिया में अमन बरकरार रहे। तो जनवरी 1948 में इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस में चला गया और वहाँ पर उन्होंने इस मसले को उठाया और वहाँ पर एक रेजोल्यूशन यानी उस पर करारदाद वहाँ पर पास हुई। उस करारदाद के मुताबिक ये फैसला किया गया कि इंडिया की जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भी कश्मीर का पूरा एरिया, वहाँ पर एक प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट मतलब कि लोगों को अपनी राय देने का हक दिया जाएगा, वोट का हक दिया जाएगा। उन्हें एक ये हक दिया जाएगा कि वो किस मुल्क के साथ जाना चाह रहे हैं। तो रेफरेंडम हम जिसे कह सकते हैं कि वेदर वो इंडिया के साथ जाना चाह रहे हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं। तो रेजोल्यूशन पास हुआ कि प्लेबिसाइट होगा यानी एक रेफरेंडम होगा कश्मीर के अंदर कि कश्मीरी जो है वो किस मुल्क के साथ जाना चाह रहे हैं, इंडिया के साथ जाना चाह रहे हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं। और सीज़ फायर हो गया यानी जो जंग बंदी थी वो हो गई। जंग जो उस वक्त चल रही थी वो जंग वहाँ पर रोकी गई। तो इससे क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के हिस्से में जो कंट्रोल में जो हिस्से थे, जिसे हम आजकल आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो आज़ाद कश्मीर जो था वो पाकिस्तान के हिस्से में जितने एरियाज़ थे कश्मीर के, वहाँ पर सीज़ फायर हो गया और कुछ कश्मीर के एरियाज़ पाकिस्तान के अंडर में आ गए, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जहाँ पर मुजफ्फराबाद हो रही है, आपने सुना होगा। और दूसरा जो है जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर इंडिया का कब्ज़ा है और आज भी उन्हीं का कब्ज़ा है। तो इंडिया ने आज तक प्लेबिसाइट नहीं करवाया, हालांकि इंडिया यूनाइटेड नेशंस में भी खुद गया था और वहाँ पर रेजोल्यूशन भी ये पास हुआ कि यहाँ पर प्लेबिसाइड होगा यानी रेफरेंडम होगा कि इंडिया या फिर पाकिस्तान को कश्मीरी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो कश्मीर का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इंडिया के कब्ज़े में है। तो इंडिया की जो पोजीशन है वहाँ पर स्ट्रांग हो गई और इंडिया ने प्लेबिसाइट जो कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा ही हिस्सा है। आज भी यही कहते हैं कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला है और पाकिस्तान का इसमें कुछ ना जाए। और ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर का जो हिस्सा है उस पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है। और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की उस वक्त तो बात मान ली थी कि हम रेफरेंडम करवा देंगे, प्लेबिसाइट करवा देंगे, लेकिन आज तक वो नहीं मानते हैं। और कश्मीर क्योंकि एक उसका एक डोमिनियन स्टेटस है। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, यानी वो एक अलग से रियासत थी। इंडिया ने कब्जा कर लिया था लेकिन फिर भी वो एक अलग से रियासत थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे एक अलग रियासत माना जा रहा था। तो उसके तहत क्या हो रहा था कि जो इंडिया के दूसरे हिंदूज़ हैं या फिर जो दूसरे एरियाज़ के लोग थे, वो वहाँ पर ना तो प्रॉपर्टी ख़रीद सकते थे, ना तो वहाँ का डोमिसाइल बनवा सकते थे, ना तो फिर वो वहाँ पर जॉब भी नहीं ले सकते थे कश्मीर में। लेकिन अगस्त 5 2019 को अब इंडिया ने क्या किया कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की और जो उनका स्पेशल डोमिनियन स्टेटस था कश्मीर का वो ख़त्म कर दिया। लेकिन अब मतलब इसका मतलब क्या है कि अब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि अब ये हो सकता है कि अब कोई भी इंडियन, पहले जो ना तो कश्मीर में आ सकता था, हिंदू जो कश्मीर के थे वो तो रहते थे, वो वहीं का डोमिसाइल बनवाते थे, जॉब भी वो वहीं पर कर रहे थे। लेकिन अब पहले इस तरह नहीं होता था कि कोई दूसरे एरिया का जो है हिंदू या फिर मुस्लिम वो कश्मीर में आके वहाँ का डोमिसाइल बनवा ले, वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीद ले, वहाँ पर जॉब करे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो इंडिया के दूसरे एरियाज़ के लोग हैं, अगस्त 5 2019 के बाद जब ये अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके बाद क्या हुआ है कि
इंडिया के दूसरे एरियाज़ के जो हिंदूज़ हैं और लोग हैं वो जॉब भी कर सकते हैं, वहाँ का डोमिसाइल भी बनवा सकते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर हिंदू जो हैं उनको माइग्रेट करवा रही है कश्मीर के अंदर, उनको वहाँ पर प्रॉपर्टी दिलवा रही है ताकि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको कम किया जा सके। और बाद में क्या होगा? बाद में वो कहेंगे हम प्लेबिसाइड करवा रहे हैं, हम रेफरेंडम करवा रहे हैं, जब मुस्लिम पॉपुलेशन कम हो जाएगी और हिंदू पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये दरअसल कश्मीर का पूरा इशू है जिसकी हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया, और ये आज तक भी और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो सबसे बड़ा मसला कश्मीर का कहा जाता है। अब ये बात भी है कि पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ क्यों नहीं देता और उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, एक आइडियोलॉजी का फैक्टर, बहुत सारी बातें हैं, इनको खैर हमने अभी डिस्कस नहीं करना। तो ये था कश्मीर का मसला। अब देखते हैं दूसरे प्रिंसली स्टेट्स जिनमें जूनागढ़ और हैदराबाद थे, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रिंसली स्टेट्स जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वो है जूनागढ़। जूनागढ़ और मैंग्रोल और मनावदार, ये जो स्टेट थे, जूनागढ़ बड़ा स्टेट था और ये उसके साथ में जो है छोटे स्टेट्स थे। जूनागढ़ ओ जो है लोकेटेड बिटवीन कराची एंड बॉम्बे ऑन दी काठियावाड़ कोस्ट। ये यहाँ पर, ये इस जगह पर, ये आप देख रहे हैं, ये कराची है, ये येलो कलर का, ये बॉम्बे इधर आ रहा है, ये यहाँ पर जहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये जूनागढ़ का स्टेट जो है इसकी लोकेशन थी। अब जैसा कि कश्मीर में क्या था, कश्मीर में हिंदू हिंदू रूलर था और जो मुसलमान थे वो मेजॉरिटी में थे, मुसलमान ज़्यादा थे, और रूलर हुक्मरान कौन था? हिंदू था। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे लेकिन हुक्मरान कौन था? मुसलमान था। और वो वो ये चाह रहा था, उसने ये फैसला किया कि मैं पाकिस्तान की तरफ जाऊंगा। अब यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स क्या है? अब मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि इंडिया के, अगर इंडिया एक एक जगह पर ये कह रहा है कि कश्मीर का जो महाराजा था उसने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया के साथ जाना चाह रहा है, हालांकि मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर में ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी क्योंकि रूलर चाह रहा था कि वो इंडिया के साथ जाना चाह रहा है तो इसलिए कश्मीर इंडिया कहता है कि हमारा हुआ। लेकिन अब यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर रूलर चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा हूँ, और पॉपुलेशन कौन सी है? मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है। तो अब जब रूलर ये चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा हूँ तो फिर ये किसके पास? अब अगर कश्मीर जो है आपने इस वजह से ले लिया है क्योंकि उसका रूलर ये चाह रहा था कि हम इंडिया के साथ जाएं, तो जूनागढ़ का रूलर ये चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊं। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हो गए। इंडिया ने बस अपने फ़ायदे के लिए जो बात, अब यहाँ पर इंडिया क्या क्लेम करता है? यहाँ पर इंडिया ये क्लेम करता है कि जो पॉपुलेशन मेजॉरिटी थी वो हिंदू थी, इस वजह से जूनागढ़ इंडिया के पास जाएगा। और कश्मीर के ऊपर ये क्लेम करता है कि पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रूलर ये चाह रहा था, तो फिर कश्मीर इंडिया के पास जाएगा। तो जब नवाब ने ये डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा हूँ, और तो हिंदू पॉपुलेशन ने प्रोटेस्ट किया, और फिर जब प्रोटेस्ट हुआ तो इंडियन आर्मी को एक जो है वो एक बहाना मिल गया, और उन्होंने जूनागढ़ के ऊपर और जो बाकी ये साथ में दो स्टेट्स थे इनके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। तो ये मसला था जूनागढ़ का। और कश्मीर, दोनों में फ़र्क था। दोनों में फ़र्क ये था कि कश्मीर का जो रूलर था वो हिंदू था और पॉपुलेशन मेजॉरिटी, ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की थी। जूनागढ़ का रूलर मुसलमान था लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदुओं की थी। अब आखिरी स्टेट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हैदराबाद। हैदराबाद पाकिस्तान में भी है लेकिन ये हैदराबाद दक्खन हैदराबाद कहा जाता है। और ये हैदराबाद अगर मैं आपको मैप के अंदर दिखाऊं तो ये इस जगह पर वाक़ है, ये इस जगह पर ये हैदराबाद वाक़ है। ये हैदराबाद की स्टेट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स, इंडिया के अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें बड़ी प्रिंसली स्टेट में से एक थी हैदराबाद की प्रिंसली स्टेट। और ये बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थी, बहुत ही ज़्यादा मालदार स्टेट थी, बहुत ही ज़्यादा पैसा था इनके पास। लेकिन मसला ये था कि ये लैंड लॉक्ड थी। लैंड लॉक क्या होती है? लैंड लॉक वो स्टेट होती है जो बीच में होगी और उसके समंदर के साथ कोई भी उसका कनेक्शन नहीं होगा। जूनागढ़ को अगर देखें तो जूनागढ़ जो थी वो समंदर के साथ थी, उसका कोस्टल एरिया मिल रहा था। आप देखें ये जूनागढ़ इस जगह पर वाक़ है, लेकिन ये हैदराबाद यहाँ बीच में वाक़ थी। तो ये जब बीच में वाक़ थी तो इसके लिए मसला था कि इसके चारों तरफ इंडिया था।
खैर उसके बाद ये एक वेल्दी स्टेट थी और लैंड लॉक्ड थी, यानी चारों तरफ ज़मीन थी इसके और इंडिया था चारों तरफ। और इस ये जो हैदराबाद दक्खन का जो स्टेट था, ये यहाँ पर मुस्लिम कल्चर बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि मुसलमानों ने इस स्टेट के ऊपर, इस जगह बहुत ही ज़्यादा अरसे से हुक्मरानी की, और बहुत ही ज़्यादा अरसे से हुक्मरानी करने की वजह से मुसलमानों की सिविलाइजेशन और उनका कल्चर, जो उनकी सकाफ़त है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। तो निज़ाम जो थे वो ये चाह रहे थे कि मैं एक ना तो पाकिस्तान के साथ जाऊँ ना फिर इंडिया के साथ जाऊँ। वो ये चाह रहे थे कि मैं जो है इंडिपेंडेंट रहूं। हालांकि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर हिंदूज थे, मुसलमान कम थे, लेकिन निज़ाम ये चाह रहे थे कि मैं जो है वो इंडिपेंडेंट रहूं, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड था, चारों तरफ इंडिया था, तो ये इनके लिए सूटेबल नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट रह पाएँ। निज़ाम की ये ख्वाहिश थी कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं। खैर निज़ाम के कुछ वॉलंटियर्स थे जो ये जंग लड़ रहे थे। निज़ाम ये चाह रहे थे कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, लेकिन इंडिया जो है उन्होंने क्या किया कि 12 सितंबर 1948 को जब कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई, तो उसके एक दिन बाद 12 सितंबर 1948 को इंडिया ने जो है उसके ऊपर, हैदराबाद के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। और ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो थे, ये वॉलंटियर्स थे किसके, हैदराबाद का निज़ाम जो था, हैदराबाद का जो रूलर था उसको निज़ाम कहा जाता था। और उस रूलर के जो फ़ौज थी, जो वॉलंटियर्स, जो मुसलमान लड़ रहे थे उस वक्त, उनको कहा जाता है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन चारों तरफ क्योंकि इंडिया था, तो इनके लिए मुश्किल था, तो इन्होंने कहा, अपने इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहा कि आप बस गिव अप कर दें, सरेंडर कर दें। और इसी तरह इंडिया के ऊपर भी जो है वो कब्ज़ा कर लिया, हैदराबाद के ऊपर भी इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया। तो ये था प्रिंसली स्टेट्स का मसला। और इसको हमने आज डिस्कस किया है, हमने कश्मीर इशू को डिस्कस किया, कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट थे उसका क्या मसला था उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने जूनागढ़ को देखा, और आखिर में हमने हैदराबाद की जो स्टेट थी उसको देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। और इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस की। तो इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान पे हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। एक में हमने रेड क्लिफ अवार्ड को डिस्कस किया, दूसरी में हमने दूसरे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, तीसरी में हमने प्रिंसली स्टेट्स को डिस्कस किया। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या क्या एफ़र्ट्स ली थी, और ये जो मसाइल थे इनके हल के लिए, जो इनिशियल प्रॉब्लम्स थे इनके हल के लिए कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या क्या एफ़र्ट्स ली थी, ताकि पाकिस्तान जो है वो इन मसाइल से निकल सके। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, सो यू कैन कमेंट एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।